युवा कहानीकार शहादत ने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता से स्नातक और हिंदी विषय में स्नातकोत्तर तालीम हासिल की है। उनके 2 कहानी संग्रह आधे सफ़र का हमसफ़र और कर्फ्यू की रात प्रकाशित हो चुके हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी आखिरी स्टेशन। उनकी इस कहानी में समाज में फैले धर्म, जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की कुरूपता को दिखाया गया है। कहानी का पात्र एक नौजवान एक तरफ देश में राजनीति के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं जाति के चक्कर में अपने प्यार को त्याग देता है। कहानी चुनाव, दंगे और प्यार से होते हुए कई तरह के सवाल छोड़ जाती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हाँफने के तेज शोर, भागने दौड़ने की आवाज़ों और घरेलू सामानों की उठापटक से जब उसकी आंखें खुली तो कमरे में घुप अंधेरा था। बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसने सिर के ऊपर दीवार में लगे बल्ब की चटकनी दबाई तो एकाएक हुए तेज उजाले से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने दोनों हाथों से आंखों को मला, कई बार पलकों को झपका और फिर अपने पास रखी हाथ घड़ी को उठाकर देखा। सुबह के 3:05 का समय हो रहा था। बाहर का शोर था और उसकी आंखें नींद से भरी थी। वो पीछे को लेट गया। तभी ट्रेन के छूट जाने और खुद के अकेले रह जाने का ख्याल उसके दिमाग में दौड़ने लगा। अपने साथियों से बिछड़ने और उसके बाद शुरू हुआ परेशानियों का सिलसिला उसके आंखों के आगे तैरने लगा। लेटे लेटे उसने 1-2 बार इधर उधर करवट बदली और फिर अच्छे से पूरी तरह आंखें खोलकर कमरे का जायज़ा लिया। उसका पलंग जिस पर वो लेटा था कमरे के बीचों बीच था। उसके सामने वाली दीवार में छोटा सा दरवाज़ा था। दरवाजे से हटकर बगल वाली दीवार से लगी अलमारी खड़ी थी। उसमें कुछ कपड़े और धार्मिक ग्रंथ रखे थे। ग्रंथों में मुख्य रूप से वेद, पुराण और रामचरितमानस की जिल्दें दिखाई दे रही थीं। बाईं दीवार से लगी 2 कुर्सियां रखी थीं और उनके ऊपर एक खिड़की बनी थी। एकाएक किसी भारी भरकम वस्तु के छूट कर गिरने जैसा धमाका हुआ। रात की खामोशी में काफ़ी देर तक उस धमाके का शोर अपनी प्रतिध्वनि के साथ लगातार गूंजता रहा। कमरे के अपने इस निरीक्षण के दौरान वो बाहर हो रहे शोर को भूल ही गया था। उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बाहर झांका देखने के लिए कि वहाँ चल क्या रहा है। बाहर लूट हो रही थी। दंगे में अपना घर बार छोड़कर भागे लोगों के घरों को उनके ही पड़ोसी लूट रहे थे। वे लूट रहे थे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, प्रेस, पलंग, चारपाई, बेड, सोफ़ा, कुर्सी, मेज, अलमारी, कपड़े, बर्तन, खिलौने, रेडियो, टीवी, सीडी, रजाई गद्दे और बक्से। वे लूट रहे थे वो सब जो ज़िंदगी जीने की बुनियादी ज़रूरियात हैं। वे लूट रहे थे एक दुनिया जिसे कभी किसी ने बड़े प्यार से सजाया और बसाया था। पश्चिम में डूबता चांद खिड़की से झांकता हुआ उसका चेहरा रोशन कर रहा था। उसकी नींद की खुमारी दूर हो गई। चांद की सफ़ेद रोशनी में अपने सामने होती उस अप्रत्याशित लूट को देखकर वो मुस्कुराया। हालांकि उसे भी पता नहीं था कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है, पर उसके होंठ फैल गए उसकी हंसने की अनिच्छा के विरुद्ध। वे मुस्कान के रूप में खिल रहे थे। उसने उस बिन बुलाई मुस्कान को अपनी बची खुची नींद की अलसाई में ली गई अंगड़ाई के साथ गायब कर दिया। वो मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। चलते हुए उसने अपनी सोच को शब्द देते हुए खुद से कहा, चलो हम भी लूटते हैं, अगर कुछ मिल जाए अपने मतलब का। जिस कमरे से वो रात बिता रहा था वो रेलवे स्टेशन के पास बसे गांव से महज 10-15 मिनट की दूरी पर था। उसे नहीं पता था कि ये गांव कौन सा है और स्टेशन का नाम क्या है। कल जब दिल्ली जाने वाली उसकी ट्रेन छूट गई, जो आखिरी ना होने के बाद भी आखिरी साबित हुई थी, तो उसके उन अनजान साथियों में से एक ने, जिनके साथ वो पिछले 3 महीनों से रह रहा था, उसे स्टेशन के पास के गांव के इस कमरे को रात बिताने के लिए दे दिया था, ताकि वो सुबह उठकर बिना हड़बड़ी के दिल्ली जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ सके, जहाँ से उसे अपने गृह राज्य जाना था। वो मराठी युवक था।
कॉलेज में राजनीति शास्त्र की पढ़ाई करता था। साथ ही वो अति राष्ट्रवादी राजनीतिक दल का सदस्य भी था। इसलिए जब राष्ट्रीय चुनाव की तारीख नज़दीक आने लगी तो उस दल ने संसद की जगह ज़्यादा सीटों वाले हिंदी राज्यों में अपनी गतिविधि बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया। वहाँ अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उसे समर्पित और जोशीले प्रचारकों की ज़रूरत थी, जो न केवल राजनीति का गुणा भाग जानते हों, साथ ही बोलना भी जानते हों, उनमें लोगों को जोड़ने की काबिलियत हो और निष्क्रिय पड़े संगठन और कार्यकर्ताओं में फिर जान फूंक सकते हों। उसमें ये सारी खासियत थी। वो मराठी के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी का भी अच्छा ज्ञान रखता था। राजनीति शास्त्र का छात्र होने के कारण उसे राजनीति की भी समझ थी। साथ ही वो बोलने में भी माहिर था। उसकी इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही दल के प्रदेश अध्यक्ष ने जब हिंदी राज्यों में प्रचार के लिए भेजे जाने वाली टीमों का चुनाव किया तो उनमें से एक टीम में उसे भी शामिल कर लिया। जिस टीम में वो शामिल था वो उत्तर प्रदेश राज्य में आई थी। आते ही वो अपने काम में जुट गई। उसने गांव, कस्बों और छोटे शहरों में घूम घूम कर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू किया। छोटी छोटी वर्कशॉप आयोजित की, उनमें पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, उन्हें चुनाव की राजनीति समझाई, उन्हें मौजूदा सरकार की नाकामियों और अपनी पार्टी के एजेंडे को आम जन के बीच लेकर जाने के लिए कहा। वो उन्हें समझाते कि किस तरह वे पार्टी की घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करें। पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रमों को करने में उन्हें 3 महीने लग गए। इन 3 महीनों में उन्होंने निष्क्रिय पार्टी संगठन को फिर से सक्रिय कर दिया था और निराश पार्टी कार्यकर्ताओं में फिर से उत्साह भर दिया था। काम खत्म होने के बाद वो वापस लौटने लगे, लेकिन उनके लौटने के पहले ही दंगे भड़क उठे। वो भी ऐसे कि एक बार शुरू होने के बाद उसने हफ्ते भर से पहले रुकने का नाम नहीं लिया। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि आखिर दंगा हुआ किस बात पर था, लेकिन देखते ही देखते पूरा इलाका दंगे की चपेट में आ गया। लोग गांवों से रातों रात पलायन कर गए, बसे बसाए घर उजड़ गए, हंसते खेलते परिवार बिछुड़ गए, खाली घर जलने लगे और दिन दहाड़े कत्ल किए जाने लगे। भागने वालों में से किसी को कुछ पता नहीं था कि जाना कहाँ है, किधर जाना है, बस जाना है। अगर जिंदा रहना है तो जाना ही है। जिसकी जान बच जाती वो ईश्वर का शुक्र अदा करता और फिर राहत शिविरों में अपने अन्य परिजनों को ढूंढता फिरता। 1 हफ्ते तक दंगे होते रहे। शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरी परिवहन व्यवस्था ठप पड़ गई। बस, ट्रेन सब बंद हो गई। उन हालात में वे एक पार्टी कार्यकर्ता के खाली मकान में रह रहे थे। हफ्ते भर बाद जब हालात कुछ काबू में आए और परिवहन साधनों के पहिए घूमे तो उन्होंने राहत भरी सांस ली। उस कार्यकर्ता ने जल्दी ही पता लगा लिया कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन कब छूटेगी। वो रात में 10 बजे जाने वाली थी। उसने उनके स्टेशन तक पहुंचने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था, परंतु किसी कारणवश वो टीम के अन्य साथियों के साथ स्टेशन नहीं पहुंच सका। रेल उसका इंतज़ार किए बिना उसके साथियों को लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गई। वो पीछे अकेला छूट गया। उस व्यक्ति ने, जो बाद में उसे स्टेशन पर छोड़ने आया था, कहा, कोई बात नहीं, तुम कल चले जाना, तब तक आराम करो, कल तुम्हें पहली ट्रेन से रवाना कर देंगे। उसके बाद वो उसे वापस शहर नहीं ले गया। वो उसे शहर से अगले स्टेशन पर ले आया। उसे नहीं पता था कि वो स्टेशन शहर से कितनी दूर था, पर वो उसके पीछे 20 मिनट तक मोटरसाइकिल पर बैठा रहा था। जब उसने मोटरसाइकिल रोकी और उसकी लाइट बंद की तो वे एक सुनसान जंगल में थे। उसने उसे अपने पीछे आने के लिए कहा और फिर इस एक कमरे के घर का दरवाज़ा खोलकर उसने कहा, तुम यहाँ रात बिताओ, स्टेशन यहाँ से थोड़े फासले पर है, मैं सुबह आऊँगा गाड़ी के आने से पहले, तुम्हारा टिकट भी लेता आऊँगा, अब तुम आराम करो। उसके जाने के बाद वो पलंग पर बैठ गया। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल दौड़ने लगे। फिर उसने मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी, पहले तेज़ और फिर धीमे होती हुई, जो कुछ ही देर में पूरी तरह बंद हो गई। मोटरसाइकिल के जाने की आवाज़ के बंद होने के बाद वो बेसुध सा पीछे को लेट गया और उसे नींद आ गई। उसके बाद अब उसकी आंखें खुली थीं।
वो खाली सुनसान गलियों में से होकर गुजर रहा था, जले घर, टूटी दरों दीवारों और खाली पड़े दालानों को देखता हुआ। वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी सिवाय उसके चलने और सांस लेने के। उसने आधा गांव पार कर लिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां लूट हो रही थी। लोग लूट रहे थे गैस का चूल्हा और तकिया। एक आदमी चारपाई उठाकर ले जा रहा था तो दूसरा टीवी, तीसरा गैस सिलेंडर तो चौथा दीवार घड़ी। कोई कपड़ों से भरा बक्सा उठाए जा रहा था। दो आदमी कपड़े रखने की अलमारी पकड़े जा रहे थे तो कोई मोटरसाइकिल और साइकिल उठाए लिए जा रहा था। कोई गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पकड़ के उठाए जा रहा था तो कोई छत के पंखे। मसलन सबके सब कुछ ना कुछ लूट रहे थे, और अगर किसी को लूटने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था तो वो उन उजड़ चुके घरों के दरवाजे ही उखाड़ने लगा था। वो गली से बाहर निकलकर उन घरों की तरफ मुड़ा जिनमें लूट हो रही थी। चलते चलते अचानक उसे अपनी चप्पलें जमीन पर चिपकती महसूस हुईं, तो उसने नीचे देखा। गली में जगह जगह खून, टूटी चप्पलें, औरतों के दुपट्टे और हाथों की कटी उंगलियां, पैर के अंगूठे और कहीं कहीं पूरा पैर कटा पड़ा था, जिनसे दुर्गंध उठ रही थी। बदबू से उसने अपनी नाक बहुत सिकोड़ी और फिर आगे की ओर चल दिया। लूट का मंजर अब भी बदस्तूर जारी था। उसने अपने पास से गुजरते आदमी को देखा। वो बच्चों के खिलौने और कुछ किताबें उठाए जा रहा था। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो ठोकर लगकर गिरने से बाल बाल बचा। संभल कर उसने देखा तो निहायत ही खूबसूरत जवान लड़की की लाश पड़ी थी। गहरे घाव लगने से लाश में से निकला खून ज़्यादा दूर तक न फैलकर उसके आसपास ही जमा हो गया था, मानो वो उस लाश के प्रति अपनी वफादारी साबित कर रहा हो, कह रहा हो कि भले ही इंसान इंसान के प्रति वफादार ना हो, लेकिन मैं तेरे प्रति वफादार हूँ। हालांकि रास्ता मिलते ही मुझे इख्तियार था कि मैं बहकर कहीं तक भी फैल जाऊं। हाथ में चूड़ी, पैरों में पायल और उसके बनाव श्रृंगार को देखकर लग रहा था कि वो एक अच्छे परिवार की शादीशुदा औरत थी। उसने लाश को ध्यान से देखा तो डूबते चांद की चांदनी में उसके सीने पर लॉकेट चमक रहा था, एक चमकदार लॉकेट। उसकी चेन चांदी की थी और उसके बीच में सफ़ेद नगीने की शक्ल का कुछ चमक रहा था। उसने वो लॉकेट लाश पर से उठा लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। हो ना हो उसने लॉकेट कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा। दिमाग पर जोर देकर उसने याद करने की कोशिश की तो कॉलेज की वो लड़की याद आई जिसे उसने सबसे पहले एडमिशन विंडो पर देखा था, उसके बाद कैंटीन और फिर क्लास के गेट पर। फिर तो वो उसे हर उस जगह देखता जहाँ वो जाती थी। वो उसके पीछे दीवानों की तरह घूमता था हर जगह कॉलेज के पूरे वक्त। हालांकि उसने उससे कभी कुछ कहा नहीं था, बस उसे वो देखता। वो गोरी नहीं थी, सांवला रंग था उसका, छोटी और मुखर काली आंखें, लंबे बाल और गले में लटकता वो चमकदार लॉकेट, हूबहू वैसा ही जैसा इस वक्त वो अपने हाथ में लिए खड़ा था। उसने कई बार चाहा कि उससे बात करे, उसे अपने दिल की बात बता दे, पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर उसने एक प्रोफेसर के हाथ में कुछ फॉर्म देखे थे। उस फॉर्म में सबसे ऊपर उस लड़की की फ़ोटो वाला फॉर्म था। उसने उसका नाम पढ़ा, उसके पिता का नाम, धर्म देखा और उसकी जाति। जाति देखते हुए पीछे हट गया। वो खुद से ही बुदबुदाया, ये ऐसी है, यानी दलित। इसके बाद उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। हालांकि वो इसके आगे पीछे घूमती, पर वो पलट गया। वो ब्राह्मण लड़का था। मोहब्बत होने के बावजूद वो उससे प्यार करके किसी अनचाहे विवाद को जन्म नहीं देना चाहता था। लूटने वाले लोग अब भी लूट रहे थे। जब लूटने के लिए कुछ नहीं बचा तो वे एकांत में अकेले खड़े उस इंसान के पास आकर जमा हो गए जो एक लाश के पास खड़ा अपने हाथों में थामे किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने भी लॉकेट से नज़र हटाकर चेहरा उठाकर एक बार उन लोगों को देखा और फिर लॉकेट में खो गया। उसके चारों तरफ लोगों की संख्या बढ़ती गई और वो ऐसे ही बुत बना लॉकेट देखता रहा। तभी अचानक एक शोर उठा। लोग और उनसे घिरे खड़ा वो शख्स इससे पहले कि कुछ समझ पाता, हवा में तैरते हुए सफ़ेद टोपियों का एक झुंड आया और उन सबके सिर धड़ से अलग जा गिरे। लॉकेट अब भी चमक रहा था, लेकिन अब ठंडी होकर अकड़ चुकी लड़की की लाश पर नहीं।
ताज़ा और गर्म खून के निकलने से फुदकते लड़के के धड़ पर। अभी आप सुन रहे थे युवा कथाकार शहादत की लिखी कहानी आखिरी स्टेशन। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।